नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का जुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज आपकी पैथोलॉजी की क्लास होने वाली है। यूनिट नंबर 3, पैथोलॉजी की यूनिट नंबर 3, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की पैथोलॉजी की यूनिट नंबर 3 की क्लास है आज, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। ठीक है, यूनिट का नाम है आपके हीमेटोलॉजिकल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। तो जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। भाई पैथोलॉजी होती क्या है? हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पैथोलॉजी क्या होती है? डिजीज के बारे में हमें पता करना है, भाई कैसे डिजीज हुई है। पैथो का मतलब एक तरीके से डिजीज हो गई है ना, और लॉजी मतलब कि एक तरीके से स्टडी। तो हमें डिजीज की स्टडी करनी है या कैसे वो डिजीज हुई है उसके टेस्ट के बारे में हमें पता करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह हम पैथोलॉजी की जो ब्रांचेस है वो फर्स्ट क्लास में देखेंगे इंट्रोडक्शन के में। आज हम यूनिट नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा हमें ब्लड के बारे में देख लेंगे। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। आपको क्या पता करना है, अभी क्या देखना है कि ब्लड है, ब्लड के दो पार्ट होते हैं ब्लड में, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, जो प्लाज्मा है वो होता है आपके पास 55% और ये होता है 45%। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में आपके वाटर, प्रोटीन और अदर सॉलिड्स होते हैं। जबकि जो फॉर्म एलिमेंट्स है जिसमें कि मतलब कि सेल्स होती है, वो कौन कौन सी होगी? रेड ब्लड सेल्स हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई एंड प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है, आरबीसी से इसमें आपके हीमोग्लोबिन आता है। हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन होता है, देखेंगे भी। और जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के भी दो टाइप होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाइड किया है। प्लेटलेट्स से, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट से बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स काउंट। ठीक है, मतलब कि इनमें कितनी होती है, काउंट्स क्या है इसके, कितने डब्ल्यूबीसी होते हैं, कितनी प्लेटलेट्स वगैरह होती है, और कुछ कुछ हम इसके बारे में स्टडी कर लेंगे। तो द सेलुलर कंपार्टमेंट ऑफ द ब्लड, कौन सा सेलुलर कंपार्टमेंट ऑफ द ब्लड कौन कौन से हो गए? एरिथ्रोसाइट्स जिसे आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइड या डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये होती है सेलुलर। वी शैल ब्रीफली सी मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज सेलुलर एलिमेंट्स। थोड़ी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम स्टडी करें इसके में। तो सबसे पहले आता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या आता है? एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज। आरबीसीज हो गया, एरिथ्रोसाइट्स हो गया। वो क्या होता है? ऑल्सो रेफर्स आरबीसीज या रेड सेल्स कार्पसल्स। जो एरिथ्रोसाइट्स है उसको रेड रेड सेल्स कार्पसल्स भी बोलते हैं। कौन सी होती है? उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होती है बाइकॉनकेव। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? बाइकॉनकेव होती है। एक होती है बाइकॉनकेव, एक होती है बाइकॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? बाइकॉनकेव होती है। एन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब कि केंद्रक या जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है कौन? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें। साइज की बात करें तो 7.5 माइक्रो इसकी साइज होती है, और थिकनेस की बात करें तो 2 माइक्रो इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, मोटाई मतलब कि। लाइफ स्पेन इसका 120 दिन का होता है, जीवन काल इसका। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? एरिथ्रोसाइट से आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, रेंज होती है, वो कितनी होती है? 4.5 टू 5.5 मिलियन सेल्स पर सी यू डबल एम। अब ये सी यू डबल एम क्या है सर? तो ये होता है आपके एम एम क्यूब। ठीक है, क्यूब एम एम। ओके, ये हमने इसकी रेंज की बात कर ली। फिर आता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। केंद्रक होता है इसमें, न्यूक्लियस होता है इसमें ल्यूकोसाइट में। द नंबर वरी बिटवीन 4,000 टू 11,000 सेल्स पर सी यू एम। कितना होता है इसका नंबर? नंबर होता है इसका सर 4,000 से 11,000। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स आर टाइनी एन्यूक्लिएटेड सेल्स। इस ये भी क्या है? एन्यूक्लिएटेड होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी क्या है? न्यूक्लियस पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। साइज कितनी होती है? 2 टू 4 माइक्रोन इसकी साइज होती है प्लेटलेट्स की। और नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? 2 to 4 लाख पर सी यू एम एम, क्यूब एम एम। लाइफ स्पेन की बात करें तो 7 से 14 दिन का इसका जीवन काल होता है इसका प्लेटलेट्स का। ओके, कल यहाँ तक बात हमने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। अब आता है आपके पास जो प्लेटलेट्स है। तो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये टॉपिक पहले हम देख लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। जो जो प्लेटलेट्स है उसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रोल क्या है प्लेटलेट्स का हेल्थ और डिजीज के ऊपर। ठीक है, तो प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल रेगुलर शेप्ड क्लियर सेल फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स, डू नॉट हैव न्यूक्लियस। जो हमने अभी बात करी थी। लाइफ स्पेन की बात कर ली हमने, 5 से 9 दिन। वहाँ पे कितना था? 7 से 10 दिन था। ठीक है, वो नॉर्मल बात है वो तो। वहाँ पे कितना था? 7 से 14 दिन था। ठीक है, तो वो हमने देख लिया।
इफ द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज टू लो एक्सेसिव ब्लीडिंग कैन अकर। अगर क्या हो जाए, जो प्लेटलेट्स है, क्या है, प्लेटलेट्स है या थ्रोम्बोसाइट से इसके नंबर है, संख्या है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा कम हो जाए, लो एक्सेसिव, सॉरी, टू लो एक्सेस, टू लो, मतलब कि इनके जो नंबर है वो कम हो जाए, ज़्यादा कम हो जाए, तो क्या होगा, ब्लीडिंग कैन अकर, ब्लीडिंग होगी। क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है सर क्लोट को, ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। तो जब क्लोट नहीं हो रहा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, तो रक्त है, ब्लड है, वो फ्लो करेगा, फ्लो करेगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी तो एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देखते हैं भी, इफ द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स टू हाई, अगर नंबर क्या हो जाए प्लेटलेट्स के ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, क्लोट बनेगा। भाई अगर प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लोट का, ज़्यादा कम हो जाए तो क्लोट नहीं बन रहा, क्लोट नहीं बन रहा तो क्या होगा, जब ब्लड क्लोट नहीं बन रहा है तो ब्लीडिंग होगी, और क्लोट बन गया तो वो वेन्स में भी, मतलब कि क्लोट बनने लग जाएगा, तो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं, विच में ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, ब्लड वेसल्स है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लोट बनने लग गया, ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके अंदर ही अगर क्लोट बनने लग गया, तो क्या हो सकता है, स्ट्रोक, एमआई, ऐसे कंडीशन हो सकती है। डिक्रीज्ड इन प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर प्लेटलेट्स की कम ही हो तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, और पीनिया मतलब कि क्या होता है, कमी। ठीक है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटो, सॉरी हाँ, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, द मेन रोल ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के मेन रोल क्या क्या होते हैं, पहला हो गया थ्रोम्बोस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का होता है, इन्फ्लामेशन का होता है, वुंड रिपेयर एंड प्रोकोगुलेशंस, ये आपके प्लेटलेट्स के काम होते हैं, प्लेटलेट्स के रोल होते हैं। डिसऑर्डर्स की हम बात करें, अगर प्लेटलेट्स क्या हो जाए, प्लेटलेट्स के प्लेटलेट्स के नंबर से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, प्लेटलेट्स के नंबर से, एक तो होता है नंबर और एक होता है फंक्शन। तो हम पहले बात कर रहे थे नंबर के अकॉर्डिंग, अगर प्लेटलेट्स है इसके नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए, तो कौन कौन से हो सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये तो दो होते हैं जब नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, नंबर कम हो जाए, और अगर प्लेटलेट्स के नंबर ज़्यादा हो जाए तो कौन सा होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, जो हमने भी बात करी है। ठीक है, तो ये डिजीज हो गई या डिसऑर्डर हो गए प्लेटलेट्स के नंबर के अनुसार। फिर आता है डिसऑर्डर रिलेटेड टू प्लेटलेट्स डिसफंक्शन। अब प्लेटलेट से वो फंक्शन क्या करना, उसके फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसकी कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकते हैं, कीमोथेरेपी जो कि कैंसर वाली है, हेल्प सिंड्रोम हो गया, HELLP, और डेंगू। ठीक है, ये हो गया इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, प्लेटलेट्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग। एक होती है हीमोफीलिया, नाम सुन ही रखा है आपने। ठीक है, ये भी प्लेटलेट्स से के कारण ही होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लड फॉर हीमोग्लोबिन सेल काउंट। ठीक है, टॉपिक आता है आपके पास ब्लड फॉर हीमोग्लोबिन सेल काउंट। अब मतलब कि हम ब्लड कैसे निकालें हीमोग्लोबिन का, मैं देखो आपके टॉपिक है सिलेबस में हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है, मतलब कि हीमोग्लोबिन का हम कैसे टेस्ट करें, हमें टेस्ट करना है, क्योंकि आपके जो टॉपिक है उसका नाम ही क्या है, डायग्नोसिस, हीमेटोलॉजिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, हमें ब्लड के बारे में पूरी स्टडी करनी है, कैसे क्या होता है, कैसे तो उसका मतलब डिजीज कैसे कैसे फैल रही है, पैथोलॉजी में यही तो पढ़ेंगे हम, उसके टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं हम, पूरी प्रोसीजर क्या होती है, मेथड क्या होते हैं, वो सभी हम बात करेंगे। हीमोग्लोबिन काउंट करनी है हमें, ब्लड कैसे हम उसको निकालें। तो कलेक्शन ऑफ द ब्लड सैंपल इज डन बाय टू मेथड। जो ब्लड सैंपल है उसके कलेक्शन के दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट हो गया कैपिलरी ब्लड बाय स्किन पंचर। कैपिलरी ब्लड हो गया एक, तो एक होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड बाय वेनी पंचर, एक तो हमें वेन को पंचर करें, और एक होता है कैपिलरी को पंचर करें। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अपन कैपिलरी ब्लड बाय स्किन पंचर। दिस टेस्ट इज डन फॉर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड काउंट RBC, WBC, प्लेटलेट्स एटसेट्रा। इट इज डन ऑन फिंगर टिप्स और ईयरलोब एटसेट्रा। ठीक है, तो कैपिलरीज का ब्लड हमें कलेक्शन करना है, कैपिलरी का ब्लड होता है वो हमें कलेक्ट करना है। कैसे कलेक्ट करेंगे, स्किन पंचर के थ्रू हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस टेस्ट के लिए हम क्या क्यों करते हैं टेस्ट, इस टेस्ट के लिए हम इसलिए करते हैं टेस्ट कि इससे हमें क्या पता चलता है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन, RBC, WBC, प्लेटलेट्स काउंट, ये सभी हमें पता चलते हैं। कैसे, कहाँ से हम इसको टेस्ट करें, इसकी साइट क्या होती है, तो फिंगर टिप हो गई और हो गई ईयर लोब। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कलेक्शन ऑफ ब्लड बाई वेनी पंक्चर, वेन को पंचर करना है। तो यूजुअली द मीडियन क्यूबाइटल वेन इज इन आर्म इज प्रिफर्ड,
मेनली तो हम इस वेन का काम में लेते हैं। जो आर्म हमारी आर्म है, हाथ है, उसके वहाँ पे होती है मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है। लेकिन अदर वेन भी होती है, कौन कौन सी? अदर वेन्स ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड, डोर्सम ऑफ हैंड, फेमोरल वेन, सेफेलिक वेन, ठीक है। ये साइट होती है। मेथड की बात कर लेते हैं, कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे हम कलेक्ट करते हैं इस ब्लड को। द पेशेंट मस्ट बी मेड कंफर्टेबल एंड एक्सप्लेन अबाउट प्रोसीजर। पेशेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है मेथड में कि सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, भाई वो कंफर्टेबल है या नहीं है। फिर उसको हमें पूरी प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करनी है, भाई हम ऐसे ये करेंगे, ऐसे ब्लड कलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हम इसको लैब में भेजेंगे, लेबोरेटरी में, और फिर आपकी जो डिजीज़ है उसके बारे में पता चलेगा। ए टोर्निकेट इज अप्लाइड विदाउट एक्सक्रेटिंग मच प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, और जो टोर्निकेट होता है उसको हमें अप्लाइड करना है। आप सबको पता है टोर्निकेट क्या होता है? टोर्निकेट द वेनस आइडेंटिफाइड एंड आफ्टर थ्रो असेप्सिस ब्लड इज ड्राउन इन अ क्लीन ड्राई स्टेराइल सिरिंज विदाउट एक्सक्रेटिंग मच प्रेशर, ठीक है। मतलब कि हमें फुल असेप्सिस टेक्निक यूज़ करनी है, उसको पहले स्टेराइल करना है स्किन को, उसके बाद में जो स्टेराइल सिरिंज होती है उसके थ्रू हमें ब्लड को सिरिंज में लेना है बिना किसी प्रेशर के, ठीक है। द ब्लड कलेक्टेड इमीडिएटली ट्रांसफर टू स्पेसिफिक कंटेनर फॉर टेस्ट, ओके। जैसे ही हम ब्लड को सिरिंज में ले लेंगे उसके तुरंत बाद इमीडिएटली हमें उसको स्पेसिफिक कंटेनर में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। जैसे ईडीटी का कंटेनर होता है। अब टेस्ट डन फॉर, इस टेस्ट से हम क्या क्या डिजीज पता लगा सकते हैं, क्यों करते हैं टेस्ट हम? तो सबसे पहले हो गया कंप्लीट हीमोग्राम, पढ़ेंगे आगे। ईएसआर क्या होता है वो भी आगे देखेंगे, इसका ईएसआर का हमें पता चलता है इस टेस्ट से। हीमोक्रिट सिटी, क्लोटिंग टाइम वगैरह, तो ये भी आगे देखेंगे। एंटी कोगुलेंट्स जैसे ईडीटी है, ट्राई सोडियम सिट्रेट हो गया, डबल ऑक्सीलेट एटसेट्रा, इन सभी का हमें पता चलता है इस टेस्ट से। इन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये होता क्या है, ये सर क्या होता है, हीमोक्रिट क्या होता है, तो अभी आगे देखेंगे, अभी तो आपकी स्टार्ट हुई है, आगे इसी लेक्चर में देखेंगे होता क्या है ये। अब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ठीक है। हमने क्या किया, ब्लड को कलेक्ट कर लिया, कैसे करना है कलेक्ट वो हमने देख लिया, कलेक्शन देख लिया ब्लड का। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, तो मतलब एक तरीके से हीमोग्लोबिन का टेस्ट है ये। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, सिंथेसिस विद द बोन मैरो, जो कि बोन मैरो में सिंथेसाइज्ड होती है। संश्लेषित कहाँ पे होती है? बोन मैरो में संश्लेषित होती है, संश्लेषण होता है इसका। और ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, एक होता है कॉन्जुगेटेड, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड। तो ये कौन सी है? हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है। नॉर्मल रेंज की हम बात करें, अब देखो ये कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड ये हमने किसमें पढ़ा है? बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर, बायोकेमिस्ट्री की क्लास थी आपकी। यूनिट का नाम था हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशंस या हीम कैटाबॉलिज्म, ठीक है। हीम कैटाबॉलिज्म के हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशंस जो टॉपिक था उसमें हमने ये बारे में डिस्कस किया था। नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है? मेन में हो गया हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल में होता है 11.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। 11.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी रेंज होती है नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। अब एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट। हीमोग्लोबिन का जो एस्टिमेशन है ये क्या है? इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट होता है इन द हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। तो इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसके मेथड होते हैं? सबसे पहले हो गया, इसके 4 मेथड है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, यानी कि हीमोग्लोबिन का पता लगाने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट हो गया कलरीमेट्री, मतलब कि कलर के अकॉर्डिंग हमें इसको पता लगाना है, या कोलोरीमेट्री बोल सकते हैं इसको अपन। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल फर्स्ट जो आपके कलरीमेट्री के बारे में, कैलोरीमेट्री या कोलोरीमेट्री के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें विजुअल मतलब कि देख के पता चलता है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज कोलोरीमेट्री ग्रुप। हेयर द कलर प्रोडक्ट ऑफ द टेस्ट सैंपल इज कंपेयर्ड विद दैट द स्टैंडर्ड एंड वैल्यू इज डिराइव्ड, ठीक है। होता क्या है कि इससे हम क्या करते हैं, हमारे पास तो एक होता है, एक चार्ट के रूप में एक स्लाइड होती है हमारे पास, एक अभी देखेंगे आगे, उसमें अलग अलग कलर होते हैं। अब हमारे पास सैंपल आया, तो सैंपल का मान लीजिए कलर कौन सा है, थोड़ा पिंक टाइप है, मतलब ज़्यादा पिंक भी नहीं, हाँ पिंक टाइप हो गया। तो हम उस जो हमारे पास स्लाइड है या जो चार्ट है उसमें हम देखेंगे कि ये किससे मैच कर रहा है, ठीक है। जो सैंपल आया है वो कौन से मैच कर रहा है, नंबर होता है इसमें 1 2 3 4, वो कौन से मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम हीमोग्लोबिन का पता लगाते हैं। अभी देखते हैं, आपको दिखाई देते हैं वो चीज़।
अब जो कलरीमेट्री है, कोलोरीमेट्री, उसके क्या है, उसके दो मेथड होते हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया सैंपल ऑफ द ब्लड अलाउड टू ड्राई, टॉलकिस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, सैंपल ऑफ द ब्लड, हमारे पास सैंपल है, उसको हम क्या करेंगे, ड्राई इन स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर है, उस पर हम रख देंगे उसको, ब्लड के सैंपल को। एंड कलर इज कंपेयर्ड विथ स्केल, और उसको हम कंपेयर करेंगे। ये देखो, ये हमारे पास एक क्या है, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्केल, ठीक है, ये स्केल हो गया। और जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो व्हाइट व्हाइट है, ये होता है फिल्टर पेपर, जिसको मैं यहाँ पे 10 और 9 के बीच में लगा रखा है। देखो, ये इस गोले में, इस होल में रख रखा है 10 और 9 के, तो ये इस कलर से मैच कर रहा है, मतलब कि इसका हीमोग्लोबिन कितना हो गया, 10 और 9 के बीच में हो गया, मतलब कि अब हम इसको 9.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर पेपर होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लिया, जैसे व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर होता है, इस पर हमने, देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, एक व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर लिया, ये हमारे पास हो गया फिल्टर पेपर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ब्लड सैंपल लिया है उसको डालेंगे, यहाँ पे डाल दिया, इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे, ड्राई होगा ये, तो इसका कलर है वो, मान लीजिए ये कलर हो गया। अब इस कलर को, इस फिल्टर पेपर को हम लेके जाएंगे इस स्केल के पास, ठीक है। इसको उठाएंगे यहाँ से, इसको यहाँ से उठाया, उठाने के बाद हम इसको लेके जाएंगे स्केल के पास। जो हमारा स्केल है, ये स्केल है हमारा। तो अब मान लीजिए अगर इस, जो वो कलर आया है, फिल्टर पेपर का जो कलर आया है, वो अगर यहाँ पे इससे मिल रहा है, तो हीमोग्लोबिन कितनी आ जाएगी, मान लीजिए अगर वो, जैसे ये है 14 पे मिल गया वो, ठीक है, ये फिल्टर पेपर है 14 पे मिल गया, 14 के कलर से मैच कर गया वो, तो हीमोग्लोबिन कितनी आ गई, 14, यानी कि 14 ग्राम पर डेसीलीटर आई, ठीक है। तो ये होता है एक फिल्टर पेपर का। 8 से मिल गया तो 8 से आ जाएगी, ठीक है। इसमें अलग अलग कलर होते हैं ये, जैसा भी आपने डायग्राम में देखा उस तरीके से हम कंपेयर करके हीमोग्लोबिन का डायरेक्ट पता कर सकते हैं रीडिंग से। एक होता है साइन मेथेमोग्लोबिन ग्लोबिन। इसमें क्या होता है, दिस इज द फोटो कोलोनिक मेथड होता है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का एक फोटो कोलोनिक मेथड होता है। इसमें क्या होता है, द हीमोग्लोबिन इज गिवन सैंपल इज साइनोमेथोग्लोबिन बाय द एडिशन ऑफ ड्रेबिंग्स रिएजेंट, ठीक है। इसमें एक ये रिएजेंट होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं। जो हीमोग्लोबिन है उसको हम ऐड कर देते हैं, जो सैंपल आया उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। और रिएजेंट है, रिएजेंट में क्या क्या होता है, पोटेशियम फेरसाइनाइड होता है, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम डिहाइड्रोजनेस फास्फेट, ये इस रिएजेंट में होता है। इससे कैसे पता करते हैं हम, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। जितनी इसकी जो ब्लड है, जितनी उसकी क्या आएगी, इंटेंसिटी आएगी, मतलब कि ज़्यादा गहरा आया तो उससे हम पता कर देंगे कि हीमोग्लोबिन है वो अधिक है या कम है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है। क्या किया हमने, ब्लड सैंपल लिया, गिवन ब्लड सैंपल इज साइनोमेथोग्लोबिन बाई द एडिशन ऑफ द, ये उसमें हमने क्या किया, ये रिएजेंट डाल दिया, डालने के बाद में इंटेंसिटी आएगी उस कलर की, कलर ज़्यादा हुआ कम हुआ, ठीक है, उससे हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा आएगी उतनी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी। ये हमने देख लिया, रोल ऑफ ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास पीसीवी। क्या आता है, पीसीवी। पीसीवी, अब आप पहले एक रिपोर्ट देखो, ये हमारे पास एक क्या है, सीबीसी की एक रिपोर्ट है, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट की एक रिपोर्ट है हमारे पास। सीबीसी की रिपोर्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट है। तो इसमें देखो डब्ल्यूबीसी है, अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गई तो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, इन्फेक्शन होगा। तो इसमें डब्ल्यूबीसी क्या है, नॉर्मल है तो इन्फेक्शन नहीं है इस रिपोर्ट में। आरबीसी है, आरबीसी क्या हो गई, लो हो गई, ठीक है, नॉर्मल रेंज इतनी होती है, लेकिन ये क्या हो गई, लो हो गई, आरबीसी लो हो गई, मतलब कि क्या है, खून की कमी है। हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन कितनी हो गई, 9.6 है, यानी कि लो है। नॉर्मल कितनी होती है, 11 से 15 मान लीजिए, ठीक है, 12 से 16 इसकी नॉर्मल होती है एक तरीके से, रेंज में देखें तो हम। तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम है तो क्या हो सकता है, सर हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया हो सकता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया हो गया। अब इसमें देखो, एक तो आ गया हीमोग्लोबिन, एक आ गया एमसीटी, एमसीवी आ गया, ठीक है, ये प्लेटलेट्स हो गई, पीसीटी आ गया। तो ये अलग अलग क्या है, इसके रेंज होते हैं, तो इन सभी के बारे में देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। भाई पूरा तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एमसीपी क्या होता है, वो क्या होता है, तो वो तो फिर आपके दूसरे उसमें आ जाएगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं पीसीबी, पीसीबी, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, पीसीबी। पीसीबी को हम बोलते हैं हीमेटोक्रिट। तो हीमेटोक्रिट क्या होता है, या पीसीबी क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ द ब्लड
इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एरिथ्रोसाइट टू द होल ब्लड। ठीक है, मान लीजिए कंप्लीट ब्लड है हमारे पास 100% ब्लड है, ठीक है, 100 ml ब्लड है, सपोज करिए हमारे पास 100 ml या 100 लीटर ब्लड है, ठीक है। तो उसमें आरबीसीज कितनी है, ठीक है, मान लीजिए आरबीसीज हो गई अपने पास 33 हो गई। तो इसको हम क्या है, एक तो एक्सप्रेस एज द परसेंटेज, परसेंटेज में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपोज करते हैं। तो अगर मान लीजिए 33 है तो 33% आपके क्या हो जाएगी, आरबीसीज। तो ये क्या हो गई, पीसीबी हो गई, ठीक है। जितनी आरबीसीज है उसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। पूरे ब्लड में, पूरे ब्लड में जितनी भी आरबीसीज है उसका रेशो क्या होता है, पीसीबी होती है, ठीक है। द टू मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, मेजरमेंट के दो मेथड होते हैं, कौन कौन से हो गए। पहला हो गया मैक्रो मेथड यूजिंग विंट्रोप ट्यूब, पहला हो गया विंट्रोप ट्यूब। सेकंड हो गया माइक्रो मेथड यूजिंग कैपिलरी ट्यूब्स, ठीक है। तो दो मेथड याद रखें, आप पढ़ेंगे केवल एक मेथड, मैक्रो मेथड यूजिंग वेंट्रोप ट्यूब, ठीक है। हेमेटोक्रिट ट्यूब होती है एक तो हमारे पास, भाई कैसे मेथड की बात करें, मेथड में क्या होता है, हेमेटोक्रिट ट्यूब होती है जो कि कितनी है उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर लंबी होती है वो। डायमीटर की बात करें तो 2.5 mm होती है और उसमें अबाउट 1 ml ब्लड हमारे पास होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, एक हेमेटोक्रिट ट्यूब हो गई, ओके, 11 सेंटीमीटर लंबी हो गई और 2.5 mm ये होगी डायमीटर हो गया इसका। होल्ड अबाउट 1 ml ब्लड, 1 ml इसमें ब्लड होल्ड कर सकते हैं हम। विनस ब्लड, जो वेन से हमने ब्लड कलेक्ट किया है, एंटी कोगुलेंट विद ईडीटी है, ईडीटी के थ्रू उसमें ईडीटी होता है जो कि एंटी कोगुलेंट का काम करता है, कोगुलेशन होने से बचाता है। या फिर वेंट्रो मिक्सर होता है या हिपेरिन होता है, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है उसमें ट्यूब में, हेमेटोक्रिट ट्यूब में। नॉर्मल वैल्यू की बात करें, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, मेन में तो हो गया 40 से 54%, फीमेल में हो गया 36 से 47%, और बर्थ के टाइम पे हो गया 44 से 62%। तो ये इसकी क्या हो गई, नॉर्मल रेंज हो गई, किसकी, पीसीबी या हिमेटोक्रिट की, हिमेटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए अगर उसका कलर कौन सा हो गया, जो हिमेटोक्रिट है वो हमने देखा, उसमें अगर प्लाज्मा का कलर कौन सा येलो है तो उसके जॉन्डिस होने के चांसेस है। ओपेक्यू है तो वो लेपेमिया हो गया, पिंक कलर है तो उसका हीमोग्लोबिनीमिया हो गया, ठीक है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई अगर पिंक कलर है तो, ठीक है। ऐसे हम कलर से पता कर सकते हैं और उससे भी पता कर सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर लोअर रेंज डिनोट्स एनीमिया, कम है तो एनीमिया हो गया और हायर है तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, ठीक है। ये क्लिनिकल मिसाइड हो गए। अब आता है सीटी, क्लोटिंग टाइम, लेकिन पहले हम देख लेते हैं उस रिपोर्ट में अगर क्या हो, पीसीबी या हिमेटोक्रिट हो तो वो देख लेते हैं। परसेंटेज में देखेंगे तो इसमें वो ऐसा कुछ है नहीं। बताओ यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, तो ये होता है आपके पास हेमेटोक्रिट कौन सा, ये देखो इसकी। तो इसमें कितना हो गया, 32.6 हो गया, ठीक है। और ये नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 35 से 45, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कितनी होगी, मतलब लो गया ये एक वुमेन का ये एक फीमेल का रिपोर्ट है, फीमेल का रिपोर्ट है। इसमें क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो लोअर रेंज किसको डिनोट कर रहा है, एनीमिया को। तो इस रिपोर्ट में एनीमिया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी कम है, हिमेटोक्रिट भी कम है, तो इसमें क्या है, एनीमिया हो गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम सीटी होता क्या है, मतलब कि ब्लड को क्लोट होने में कितना टाइम लगा, वो होता है क्लोटिंग टाइम। इट इज द टाइम टेकन फॉर द फ्रेशली ड्राउन ब्लड टू क्लोट, ब्लड को क्लोट होने में कितना टाइम लगा, वो होता है क्लोटिंग टाइम। इट मेजर द इंटीग्रिटी ऑफ इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे ऑफ क्लोटिंग। अब हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमने देखा था, जो ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, ठीक है, उसमें देखा था हमने दो पाथवे होते हैं, एक्सट्रेंसिक एंड एंट्रेंसिक, ठीक है। एक तो होता है टिश्यू इंजरी का, एक अदर इंजरी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम दोनों से मेजर करते हैं, एक्सट्रेंसिक पाथवे और इंट्रेंसिक पाथवे से। इट इज़ नॉट अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट, ज़्यादा सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं होता ये। नॉर्मल क्लोटिंग टाइम कितना होता है, 10 से 20 मिनट होता है, ठीक है। नॉर्मल जो टाइम है वो 10 से 20 मिनट का होता है। मेथड की बात करें कैसे हम इसको मेजर करते हैं, द मोस्ट कॉमन मेथड इज 3 टेस्ट ट्यूब मेथड। कौन सा मेथड होता है, 3 टेस्ट ट्यूब मेथड होता है। अब नाम से पता चल रहा है इसमें हमारे पास क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब होती है मेजर करने के लिए। क्या करते हैं सबसे पहले हम, तो हमने क्या किया, विनस से ब्लड कलेक्ट कर लिया। द विनस ब्लड इज टेकन बाय 2 सिरिंज मेथड, टू सिरिंज मेथड से हमने उसको ब्लड को कलेक्ट किया है। एंड द टाइमर इज स्टार्ट एज द ब्लड अपियर इन द सेकंड सिरिंज। जब हम सेकंड सिरिंज में उस ब्लड को डालेंगे, एक सिरिंज से हमने ब्लड ले लिया, फिर
जैसे हम उसको सेकंड सीरीज में डालेंगे अपीयर करेंगे, तभी से टाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। 3 ml blood is withdrawn and 1 ml blood is added to each 3 टेस्ट ट्यूब। 3 ml ब्लड है हमारे पास, 3 ml ब्लड है। 3 ml ब्लड को हमने क्या किया, एक एक ml ब्लड को तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। क्या किया, हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे 3 क्या है, टेस्ट ट्यूब है। 3 टेस्ट ट्यूब है, हमने एक एक ml सभी में डाल दिया। एक एक ml ब्लड है वो सभी में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। फिर क्या है, द ट्यूब्स आर tilted at the 20 seconds and the time taken from clot in the first tube is calculated as the 2 tubes are also noted and average value। इसमें डाला, इसमें डालने के बाद मान लीजिए अगर ये 20 सेकंड में इसमें क्लोट बन गया, इसमें 20 सेकंड में क्लोट बना, इसमें आपके 40 में बन गया और इसमें 50 में 60 में बन गया। ठीक है, अब तीनों का हमें क्या एवरेज निकाल लेंगे, तीनों का हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अपने एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज निकालेंगे तो तीनों को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया तीनों को, तो कितना हो गया, 120 हो गए। कितना हो गया, 120 हो गया। एक मिनट, इसको हटाओ टेस्ट ट्यूब को, कितना हो गया, कितना है, 3 है हमारे पास। ठीक है, डिवाइड बाय कर देंगे, कितना आएगा, कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 10 से 20 मिनट होता है और हमारे पास कितना है, 40। तो ये हमें से एक एग्जाम्पल बताया, मतलब हम ऐसे इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ESR। ESR क्या होता है, ESR की फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मतलब कि हमारे पास जैसे ये हमने ब्लड लिया, इसमें टेस्ट ट्यूब होती है जैसी, इसमें हमने ब्लड ले लिया। ब्लड लेने के बाद में RBC तो चली जाएगी नीचे की तरफ, फिर आएगी WBC, ऊपर रह जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, तो ऐसे ये RBC को पूरी को नीचे जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, RBC को नीचे जमा होने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, वो होता है ESR। ठीक है, इट्स ए ब्लड टेस्ट यूज टू डिटेक्टेड इन्फ्लामेशन। ये एक ब्लड टेस्ट होता है, इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं इन द बॉडी बाय मेजरिंग हाउ क्विक रेड ब्लड सेल्स इज सेटल इन द टेस्ट ट्यूब। आगे बात, मतलब RBC कितनी देर में नीचे गई है, उससे हम इसको मेजर करते हैं, ये इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने में काम में लेता है। द रेड सेल्स या RBC एंड फॉल टू द बॉटम। RBC से वो सेडिमेंटेड हो जाती है या फॉल टू बॉटम, बॉटम की तरफ चली जाती है। द लेंथ ऑफ द फॉल टू द टॉप ऑफ द कॉलम ऑफ RBC गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम इज ये। वही बात है कि मतलब कि पूरा यहाँ से टॉप से लेकर नीचे तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, वो होती है आपके पास ESR। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू की बात करें हम तो बिलो 50 साल से जो कम के इंडिविजुअल होते हैं उसकी ESR कितनी होती है, ये होगी मेल की और ये होती है फीमेल वाली। ठीक है, तो मेल में होती है 15 mm पर आवर, ये 20 mm हो गया, तो ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर सपोज करिए क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, जो रेंज है ये रेंज क्या हो जाए, इंक्रीज, एंड इंक्रीज इन द ESR इज यूजुअली एन इंडिकेशंस ऑफ द डिजीज। यूजुअली द डिजीज आर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। क्या हो जाए, अगर इनकी रेंज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि TB हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एटसेट्रा। तो ये इसके चांसेस होते हैं, ESR से हम ये पता करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ESR को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, पहला हो गया प्लाज्मा फैक्टर्स। प्लाज्मा फैक्टर में आ गया फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स आ गया, प्रोटीन्स होती हैं। रेड सेल फैक्टर हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, टेम्परेचर, तो ये सभी क्या है, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, एंटीकोगुलेंट ट्यूब फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, ESR को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने रिपोर्ट देख ली। तो ये आपकी आज का जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लोटिंग टाइम, तो देख लिया, ब्लीडिंग टाइम देखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखेंगे, क्रॉस मैचिंग वगैरह देखेंगे। तो बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, रिमेनिंग टॉपिक्स है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो कैसा लगा लेक्चर आपको, कमेंट करें, समझ में नहीं आया तो वो बताइए। ठीक है, अब पहली क्लास है आपके पैथोलॉजी की को तो थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।